Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are back with lecture number 30, part 2 session. I am Shahzad Ahmad Malik and I am teaching you CSC 371 Database Systems 1. नॉर्मलाइजेशन की एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो अब हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म से बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. नो वी कम अप विद 4 टेबल्स. हमारे पास देखें अब 4 रिलेशंस आ चुके हैं. एक प्रॉपर्टी का, दूसरा स्टाफ का, तीसरा इंस्पेक्शन का और चौथा स्टाफ कार का. एक प्रॉपर्टी का टेबल जो कि मैंने पहले भी बताया कि ऑलरेडी ये पहले स्टेप में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जा रहे थे, तो ये BCNF में चला गया था. जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जा रहे थे तो स्टाफ का रिलेशन आया, वो भी BCNF में चला गया. और प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन थी, उसको फर्दर हमने डिकम्पोज किया तो हमें 2 रिलेशंस मिले, एक इंस्पेक्शन का और दूसरा स्टाफ कार का रिलेशन बन गया. अब अगर हम अपने सारे रिलेशंस को देखें तो ये हमारे सारे के सारे रिलेशंस BCNF तक नॉर्मलाइज्ड हैं. ठीक है. अब इन तमाम रिलेशंस को आप देखें, प्रॉपर्टी, स्टाफ, इंस्पेक्शन और स्टाफ कार के रिलेशंस को, तो इनके अंदर कोई रिडंडेंसी नहीं है, यानी कोई डेटा रिपीट नहीं हो रहा. प्रॉपर्टी टेबल के अगेंस्ट आप देखें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, स्टाफ के अगेंस्ट भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, इसी तरह इंस्पेक्शन डेट के, इंस्पेक्शन के अगेंस्ट 5 एट्रीब्यूट्स हैं और स्टाफ कार के अगेंस्ट 3 एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है. अब हम देखते हैं कि जो हमारा स्टाफ प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन था, जब हमने उसको डिकम्पोज किया तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में था. तो जब हमने इस रिलेशन को डिकम्पोज किया तो वो 2 रिलेशंस में डिकम्पोज हुए. अब आप देखें, पहला आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन का रिलेशन और दूसरा आपका प्रॉपर्टी का. मींस कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जब कन्वर्ट हुआ तो प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन का टेबल बना. और यहाँ पे आप देखें कि स्टाफ प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन जो है वो जब डिकम्पोज होके प्रॉपर्टी का उसने रिलेशन बनाया तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्ट BCNF बॉयज़ कोड नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है. ठीक है. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्ट BCNF में या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पहले फर्स्ट से सेकंड में आए, सेकंड से थर्ड नॉर्मल फॉर्म में और फिर BCNF में आए. तो इस केस में अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से BCNF में आ चुका है. अब इसी तरह हमारा प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन का जो टेबल है जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, जब हमने इसको डिकम्पोज किया तो हमें 2 रिलेशन मिले. प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट का वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ गया और इसी तरह आप देखें सेकंड नॉर्मल फॉर्म से डायरेक्ट स्टाफ का रिलेशन जो है वो BCNF में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. इसी तरह जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे आए तो हमारे पास प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट का रिलेशन था, इसको जब हमने फर्दर डिकम्पोज किया तो हमें 2 रिलेशन मिले, एक स्टाफ कार का और एक इंस्पेक्शन का. तो ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म से दोनों रिलेशन किस में कन्वर्ट हुए? BCNF में. तो ये एक हायरार्की है जो अभी हमने ड्रीम होम के स्टडी का एक रिलेशन लिया, उस पर जब हमने नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई की तो इस तरह आप देख सकते हैं हायरार्की के थ्रू ये टेबल्स डिकम्पोज हुए. जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा बिल्डिंग लॉजिकल डेटा मॉडल. ठीक है. तो इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूड हैं. तो अब हम देखते हैं वन बाय वन कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो लॉजिकल डेटा मॉडल को बिल्ड करने में इन्वॉल्व हैं. तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डिराइव रिलेशंस फॉर लॉजिकल डेटा मॉडल. इन तमाम एक्टिविटीज को आगे फर्दर स्लाइड्स में हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे. सेकंड एक्टिविटी इज वैलिडेट रिलेशंस यूजिंग नॉर्मलाइजेशन. थर्ड इज वैलिडेट रिलेशंस अगेंस्ट यूजर ट्रांजैक्शंस. फोर्थ वन इज चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स. फिफ्थ, review logical data model with user. And sixth one is merge logical data models into global model, and this is optional. And the last one is check for future growth. जी, तो अब जो हमारी एक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं वैलिडेट रिलेशन यूजिंग
normalization. First point said that the logical design may not be the final design, the physical design may be different due to specific performance requirement. अब इसमें यह बताया जा रहा है कि इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो आपका लॉजिकल डिज़ाइन है वो आपका फाइनल डिज़ाइन होगा, ठीक है, क्योंकि यूज़र्स की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि फिजिकल डिज़ाइन आपका डिफरेंट हो सकता है एज कंपेयर टू लॉजिकल डिज़ाइन। सेकेंड पॉइंट इज अ नॉर्मलाइज्ड डिज़ाइन इज रोबस्ट एंड फ्री ऑफ द अपडेट एनोमलीज। इसमें यह बताया गया है कि अगर आपका डिज़ाइन के ऊपर लॉजिकल डिज़ाइन के ऊपर नॉर्मलाइजेशन टेक्निक अप्लाई कर दी गई है तो उसके अंदर कोई भी रिडंडेंसी नहीं है और ना ही कोई अपडेट एनोमलीज उसमें लाए करेंगी। थर्ड में ये बताया गया है कि पहले जो हमारे सिस्टम थे उनकी परफॉर्मेंस कम इस वजह से होती थी कि उनकी प्रोसेसिंग स्पीड स्लो थी, तो बहुत सारे ओवरहेड आ जाते थे। लेकिन आजकल के जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो स्लो नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स एम्बेड कर दिए गए हैं, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ फ्लेक्सिबल स्केलेबल डेटाबेस डिज़ाइन। अब इसमें स्केलेबल और फ्लेक्सिबल का वर्ड यूज हुआ है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर कोई नई रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो आपका ये डिज़ाइन जो है फिर उन नई चेंजेस को बेसिकली अकोमोडेट कर सकता है। अगर नॉर्मलाइज्ड होगा तो कर सकेगा और अगर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो फिर उसमें बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट है वैलिडेट रिलेशंस अगेंस्ट यूजर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, टू इंश्योर दैट द रिलेशंस इन द लॉजिकल डेटा मॉडल सपोर्ट द रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर मैनुअल बेसिस पे आपके पास कोई रिलेशंस आपको शो हो रहे हैं तो क्या मैनुअली आप उन रिलेशंस में से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई डेटा डिड्यूस कर सकते हैं। मतलब आपको मैनुअली अगर कोई आउटपुट जनरेट करनी है तो मैनुअली आउटपुट जनरेट हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। जी, तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी है दैट इज चेक इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स। इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के बारे में भी हमने बहुत से लेक्चर जो हैं बड़ी डिटेल से इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को हमने डिस्कस किया है। To check integrity constraints are represented in the logical data model. This includes identifying. अब एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमने फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन और लॉजिकल डेटाबेस, कंसेप्चुअल, फिजिकल और लॉजिकल, इनके अंदर जो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सेम होंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल के अंदर भी हम इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट यूज़ कर रहे हैं, लॉजिकल के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा। अब देखें, सबसे पहले जब हम लॉजिकल डेटा मॉडल की बात करते हैं तो इसमें जो पहला इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आ रहा है वो रिक्वायर्ड डेटा का आ रहा है कि हमें कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। सेकंड बताया गया एट्रीब्यूट डोमेन कंस्ट्रेंट। यहाँ पे डोमेन की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप स्पेसिफिकली किसी डोमेन के ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने मल्टीपल कंस्ट्रेंट डिस्कस किए थे, आप सबको होप सो क्लियर होंगे, वो याद होंगे। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब क्या है कि टेबल का रिलेशंस का आपस में क्या रिलेशन है, मींस 1 to 1 रिलेशन है, 1 to many है, many to 1 है, many to 1, ठीक है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। यानी एंटिटीज की बात हो रही है कि वो आपस में एक एंटिटीज दूसरी एंटिटीज के साथ उनकी क्या एसोसिएशन है। नेक्स्ट जो है वो एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि हम लोग मोस्टली यहाँ पे प्राइमरी कीज की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है और इसमें हम लोग फॉरेन कीज की बात कर रहे होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने चीज़ें आपको काफ़ी डिटेल से और एग्जाम्पल से बताई हुई हैं। और लास्ट में आपके क्या आ जाते हैं, जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अगर आप इस स्लाइड को देखें तो इसमें आप देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट रिलेशंस यहाँ पे शो हो रहे हैं।
सबसे पहले आप देखें स्टाफ का रिलेशन है, फिर क्लाइंट का है, फिर उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर रेंट का रिलेशन है, व्यूइंग का रिलेशन है, लीज का रिलेशन है। तो ये हमारी ड्रीम होम केस स्टडी जो हमने डिस्कस की है, जो हमने सारे स्टार्ट से ही हम लोग इसे लेके चल रहे हैं, तो इसके अंदर जो ये रिलेशंस हैं वो यहाँ पे आइडेंटिफाई किए होंगे। इसी तरह इन रिलेशंस के साथ उनके एट्रीब्यूट्स गिवन है। फिर आप देखें इन रिलेशन में बताया गया है कि हमने कौन सी प्राइमरी की यहाँ पे सिलेक्ट की है, कौन सी फॉरेन की सिलेक्ट की है, ठीक है। और उसके अंदर हम कौन कौन से एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हमने दिए हुए। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका लीज का जो टेबल है उसके अंदर लीज नंबर आपकी प्राइमरी की है। फिर उसके अंदर हमने यहाँ पे देखें अल्टरनेट कीज भी डिफाइन की हुई हैं, फॉरेन कीज भी डिफाइन की हुई हैं, और ये डिफरेंट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो हमने इन रिलेशंस के ऊपर अप्लाई किए हुए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी आ गए और आपके रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी आ चुके हैं, ठीक है। और जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स भी इसके अंदर हम लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं। हाँ जी, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमारी है वो है रिव्यू लॉजिकल डेटा मॉडल विद यूजर। इसमें क्या बताया जा रहा है कि टू रिव्यू द लॉजिकल डेटा मॉडल विद द यूजर्स टू इंश्योर दैट दे कंसीडर द मॉडल टू बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। कि यूजर आपको बताएगा कि जो स्पेसिफिकेशन उसने दी थी, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई किए थे, उसके अगेंस्ट जो मॉडल उसे शो हो रहा है, क्या वो डेटा रिक्वायरमेंट्स उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू यूज लॉजिकल डेटा मॉडलिंग एंड डेटा फ्लो डायग्राम्स टू मॉडल द यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इन एन इफेक्टिव मैनर। कि यूजर जो भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करेगा उसके बाद जो आपका डिजाइनर या जो डेवलपर है, वेंडर है आपका, वो क्या करेगा, वो एक मॉडल डिजाइन करेगा और वो मॉडल ये डिपिक्ट करेगा कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट जो यूजर ने स्पेसिफाई की हैं वो फिल हो रही हैं या नहीं हो रही इफेक्टिव मैनर में। मर्ज लॉजिकल डेटा मॉडल इनटू ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल। कीप इन माइंड ये हमारा ऑप्शनल स्टेप है। अगर आपका जो डेटाबेस सिस्टम है उसमें एक ही यूजर व्यू है तो फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पता है हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूजर व्यू होते हैं। तो इस केस में क्या होगा, we have to merge logical data models into a single global logical data model that represent all user views of a database, ठीक है। लॉजिकल डेटा मॉडल को अब आप क्या है, इसके अंदर आप मल्टीपल यूजर व्यू यूज कर रहे हैं, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल्स के अंदर। तो अब आपने देखा है जो भी हमारा डेटाबेस होता है उसमें हमारे मल्टीपल यूजर व्यूज जो है वो एक्ट कर रहे होते हैं। तो इस स्टेप के अंदर हमें मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं। सबसे पहले आप देखें मर्ज लॉजिकल डेटा मॉडल्स इनटू ग्लोबल मॉडल। अब यहाँ पे लोकल डेटा मॉडल की बात करें तो लोकल डेटा मॉडल का मतलब है कि आपका एक ही यूज़र व्यू है, उसके अगेंस्ट आपको जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो आपको मिल रही है। लेकिन जब हम ग्लोबल डेटा मॉडल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका क्या है, मल्टीपल यूज़र व्यू आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास मल्टीपल लोकल लॉजिकल डेटा मॉडल होंगे तो हम उसको मर्ज कर देंगे ग्लोबल मॉडल के अंदर। सेकंड पॉइंट इज वैलिडेट ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं क्या वो रिक्वायरमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट में बताया गया है कि रिव्यू लॉजिकल डेटा मॉडल्स विद यूजर्स, ठीक है। अब यूजर इस चीज को रिव्यू करेंगे कि ये चीज उनके लिए इफेक्टिव है या नहीं है। अब जब हम बात करते हैं कि जब हम मर्ज करेंगे लॉजिकल डेटा मॉडल्स को इनटू ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल्स को, तो इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखें जो फर्स्ट चीज यहाँ पे है वो है रिव्यू द नेम्स एंड कंटेंट्स ऑफ एंटिटीज रिलेशंस एंड देयर कैंडिडेट कीज, ठीक है। तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है। फिर हमने रिव्यू द नेम्स एंड कंटेंट्स ऑफ रिलेशनशिप अगेंस्ट फॉरेन कीज। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एंटिटीज रिलेशंस को मर्ज करेंगे फ्रॉम द लोकल डेटा मॉडल्स।
फिर हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करवाएंगे एंटिटीज रिलेशंस जो कि यूनिक हैं टू ईच लॉजिकल डेटा मॉडल। उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप और फॉरेन कीज को मर्ज करेंगे विद लोकल डेटा मॉडल्स के साथ। और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे मर्जिंग अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप फॉरेन कीज और जो हमारी यूनिक्स हैं इसको हम हर लॉजिकल डेटा मॉडल्स के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, चेक फॉर मिसिंग एंटिटीज रिलेशंस एंड रिलेशनशिप फॉरेन कीज। फिर हम देखेंगे कि कोई हमारे रिलेशंस, कोई हमारी एंटिटीज मिस तो नहीं हो रही फॉरेन कीज के अगेंस्ट, रिलेशनशिप के अगेंस्ट, ठीक है। फिर हम फॉरेन कीज को चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ER डायग्राम बनाएंगे अपने सिस्टम की, ठीक है, एज अ होल, ड्रॉ द ग्लोबल ER रिलेशन डायग्राम। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करेंगे कि अगर हमने कोई चेंजेस, कोई मॉडिफिकेशन अडॉप्ट करनी है तो हम डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। नेक्स्ट इज वैलिडेट ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल। इस केस में क्या होगा, वी हैव टू वैलिडेट द रिलेशंस क्रिएटेड फ्रॉम द ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल यूजिंग द टेक्निक ऑफ नॉर्मलाइजेशन एंड टू इंश्योर they support for the required transaction if necessary, ठीक है। and the other end review logical data models with users। इस केस में क्या होगा, to review the global logical data model with the users to ensure that they consider the model to be a true representation of the data requirements of an enterprise। अब ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं इसमें जितने रिलेशंस हैं वो आपके ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें अब आप देख सकते हैं ये आपका ब्रांच का रिलेशन है, स्टाफ का रिलेशन है, उसके बाद प्रॉपर्टी ओनर का रिलेशन है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, क्लाइंट, लीज, एडवर्टाइजमेंट, इन ये सब रिलेशंस जो हैं ये अब आपके रिलेशंस ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं जी। अब ये आपके सिस्टम की ER डायग्राम है। ER डायग्राम का मतलब ये है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ ग्लोबल लॉजिकल डेटा मॉडल। मतलब यानी आपकी जितनी एंटिटीज़ हैं वो आपस में एसोसिएट हुई हैं, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। तो आप देख सकते हैं हम लोग ड्रीम होम केस स्टडी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारी एंटिटी स्टाफ है, ये मैनेजर है, ये ब्रांच है, रजिस्ट्रेशन, लीज, व्यूइंग, प्रॉपर्टी फॉर रेंट। और अगर ER की बात करें तो ये आपके यहाँ पे रिलेशन है, ठीक है। तो ये तमाम टेबल्स आपस में क्या हुए हैं, इंटीग्रेट हुए हैं और इन तमाम टेबल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। ये देखें ये रिलेशनशिप यहाँ पे शो हो रहे हैं, 1 to 1, 1 to many। इसी तरह आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो ये एक सिस्टम की कंप्लीट एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। ओके, और लास्ट एक्टिविटी इज चेक फॉर future growth। First point is check for scalability, extensibility। What does it means? Keep in mind, इससे मुराद ये है कि अगर कोई नई रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो आपका ये जो डिज़ाइन है जो है फिर उन नई चेंजेस को बेसिकली एकोमोडेट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो वो नॉर्मलाइज्ड होगा। ये आप नोट डाउन कर लेंगे पॉइंट, ठीक है, कि अगर वो चेंजेस को अकोमोडेट करेगा तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज अगर नहीं होगा तो फिर इस केस में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है, लाइफ इज शॉर्ट इफ द मॉडल कैन सस्टेन करंट रिक्वायरमेंट्स ओनली, सिग्निफिकेंट रीवर्किंग में बी नेसेसरी टू अकोमोडेट न्यू रिक्वायरमेंट्स। में ये बताया जा रहा है कि अगर आपने कोई फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के बारे में कोई चीज़ यहाँ पे ऐड नहीं की हुई तो आपका सिस्टम जो है फिर वो शॉर्ट टाइम के लिए ही वर्क कर रहा है क्योंकि उसमें कोई न्यू रिक्वायरमेंट्स आप अकोमोडेट नहीं करवा रहे, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज it is not necessary to incorporate any changes into data model unless requested by the user। इसमें यह बताया जा रहा है कि आप उस वक्त तक कोई चेंजेस अडॉप्ट नहीं करेंगे डेटा मॉडल के अंदर जब तक कि यूज़र रिक्वेस्ट ना करे, ठीक है। यानी सपोज हमने कोई
प्रोडक्ट बनवाया है तो डेवलपर या डिज़ाइनर जो है वो उस वक्त तक उस प्रोडक्ट के अंदर एप्लीकेशन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा जब तक यूज़र उसे खुद से कोई मॉडिफिकेशन के लिए नहीं कहता। तो इसी के साथ हमारा जो डेटाबेस सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फर्दर आपको कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशन के थ्रू पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, यूट्यूब लिंक के थ्रू पूछ सकते हैं जो हमारा चैनल है। तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। इसी के साथ हमारा डेटाबेस का सब्जेक्ट जो है वो आज ख़त्म हो चुका है, हमारे तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सो अब डेटाबेस के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।